फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हमने खत्म किया था अपना फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो आई होप आपको उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं है फीचर्स में। आज हम जो करने वाले हैं इस लेक्चर में, जो हम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं वो होगा मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ऑलरेडी आपने पार्टनरशिप फर्म और उसके फीचर्स को आपने अच्छी तरह से देख लिया है। अगर वो अच्छे से समझ गया, आई डोंट थिंक सो मेरिट एंड डीमेरिट में कुछ समझने जैसा है, लेकिन स्टिल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। स्टिल कोई डाउट रहता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन तो है ही। ओके, सो मेरिट में जो सबसे पहला मेरिट है वो इजी फॉर्मेशन है। इजी फॉर्मेशन मतलब जब भी हम पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करने का सोचते हैं तो इतने प्रोसीजर्स नहीं है एज कंपेयर टू अदर जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बहुत सारे लीगल प्रोसेसेस होते हैं। बट एज सच पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड भी आपको पता है ऑप्शनल है एक्सेप्ट महाराष्ट्र। तो एक सिंपल प्रोसीजर है, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करना इजी है। ओके, नाउ सेकंड इज कैपिटल। जब भी आप कैपिटल की बात करो तो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, आप इसमें जो फंड कलेक्ट कर पाते हो वो सोल प्रोप्राइटर एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से ज्यादा कर पाते हो, क्योंकि इधर आप बहुत सारे पार्टनर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स कितना है, 50 नंबर्स है। तो आप 50 पार्टनर्स के साथ एक बिजनेस कर सकते हो और 50 से आप कैपिटल की रिक्वायरमेंट की मांग रख सकते हो। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो फंड आ जाता है, जो कैपिटल कलेक्ट होता है, वो एनी हाउ सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा होता है, इसीलिए ये एक मेरिट है। इसमें जो पार्टनरशिप फर्म है इसमें आप एक बिजनेस सीक्रेसी रख पाते हो। बिजनेस सीक्रेसी क्यों रख पाते हो? बिकॉज इन लॉ आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको पब्लिश करने की जरूरत है। जैसे कहां पे पब्लिश करने की जरूरत है मैम? तो अगर आप कंपनी को देखते हो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज को देखते हो, तो वहां आपको रेगुलरली अपने जो अकाउंट्स है, क्वार्टरली, मंथली, वो सब आपको अपने वेबसाइट पे पब्लिश करना रहता है। इससे होता क्या है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपके सारे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को देख के आपको जज करने लग जाते हैं। फिर उसमें आजकल तो यूट्यूब का जमाना है ये, तो उसमें क्या होता है, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज होते हैं, वो आपके बारे में गलत गलत चीजें या पॉइंट आउट करने लग जाते हैं, आपके मिस्टेक्स को या आपकी कमियां को पॉइंट आउट करने लग जाते हैं, जिसके वजह से शेयर होल्डर का भरोसा कम होने लगता है। ये भी एक तरीका है कि कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर को नीचा दिखा सकते हैं। बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ होने के चांसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपको ये सारी चीजें पब्लिश करना है। तो एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप अपने बिजनेस के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो सारे सीक्रेट्स है, वो आप अपने तक ही सीमित रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। तो इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी, आपका ध्यान से सुनना, तो आपका सारा जो डाउट है, क्योंकि कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस जो है वो आपको मेरिट में भी दिखेगा और आपको डीमेरिट में भी दिखेगा। तो कोई बच्चा परेशान हो जाएगा, मैम ये एक डीमेरिट भी है और एक मेरिट भी है, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है डेफिनेटली। कैसे? 2 मिनट दो मुझे समझाने के लिए। देखो, अगर एक आप पार्टनरशिप फर्म हो और 3 पार्टनर या 4 पार्टनर, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4 पार्टनर का, 4 पार्टनर्स एक बिजनेस चला रहे हैं एज अ पार्टनरशिप फर्म। अगर उसमें 3 की डेथ हो जाती है, अगर हम 4 पार्टनर है, तो एक अकेला जो पार्टनर है वो किसी भी हालत में वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि एक फीचर्स, जो नंबर ऑफ पार्टनर का जो एक फीचर था कि 2 पार्टनर या 2 से ज्यादा पार्टनर तो रहने ही चाहिए, वो हम ब्रिज कर देते हैं। तो एक पार्टनर्स किसी भी हालत में, मतलब पार्टनरशिप फर्म ही है तो पार्टनर्स कितने, 2 लोगों की रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए ना। तो इसीलिए एक पार्टनर किसी भी हालत में बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो एक बात समझी कि अगर 3 या 4 हो, तो अगर तीनों की डेथ हो जाती है तो बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल 4 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कितने पार्टनर है? 4 है, इसमें 3 की डेथ हो जाती है, रिमेनिंग 1,
या अगर 3 पार्टनर है और इसमें 2 की डेथ हो जाती है, रिमेनिंग 1, दोनों केस में बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर हुई। या तो सारे के सारे पार्टनर मर गए तो उस केस में भी, या इनसेन हो गए या इनसॉल्वेंट हो गए, इन तीनों केस में अगर सारे के सारे पार्टनर को ये चीजें हो जाती हैं तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता है। ओके, अब आई फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर्स है और 3 पार्टनर्स है, इसमें एक ही पार्टनर की डेथ या इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी हुई और सेम इसमें भी, तो रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग 3 and 2 बचे। तो क्या 3 या 2 से बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है क्या? यस हो सकता है, यस नहीं भी हो सकता है। मतलब आंसर 2 है। कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, इसी के हिसाब से आपका जो मेरिट है और डीमेरिट बनता है। कब हो सकता है मैम? अगर आपने अपने पार्टनरशिप डीड में ये एक प्रोविजन दिया है कि अगर किसी एक पार्टनर को कुछ हो जाता है तो हम बिजनेस कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगर ये प्रोविजन आपने इंसर्ट कर दिया अपने पार्टनरशिप डीड में एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनर, तो आप बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो अगर किसी एक या 2 पार्टनर को कुछ हो जाता है तो। ओके, समझा? इन केस ऑफ दिस। और अगर इसमें एक पार्टनर को कुछ हो जाता है और रिमेनिंग 2 पार्टनर बचते हैं तो स्टिल मेरा आंसर सेम रहेगा कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट में प्रोवाइडेड है कि आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहोगे विद अदर 2 पार्टनर, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट आप कब कंटिन्यू नहीं कर सकते हो? अगर 3 या 2 पार्टनर रिमेनिंग रहे, स्टिल आप कंटिन्यू कब नहीं कर सकते हो? अगर आपने ऐसा प्रोविजन अपने एग्रीमेंट में नहीं प्रोवाइड किया। इसीलिए ये एक डीमेरिट इसलिए बन रहा है कि अगर कोई इंसान, अगर पार्टनर जो है एग्रीमेंट में देना भूल जाते हैं कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो लॉ बोलता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पार्टनरशिप डीड या जो आपका एग्रीमेंट है वो अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि आपने ऐसा कुछ प्रोविजन ही नहीं दिया। लेकिन अगर पार्टनर ये प्रोविजन इंसर्ट करके रखता है तो दे कैन कंटिन्यू देयर बिजनेस जब तक वो चाहे। ठीक है, जब तक वो एक ना पड़े, है ना, एक जब तक पार्टनर ना अकेला ना हो जाए तब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने एग्रीमेंट में वो प्रोविजन दे रखा है। क्लियर? कुछ डाउट रहेगा स्टिल यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई होप मैंने अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश तो की है, बट स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। ओके, नाउ 5th वन इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। अभी क्या रहता है इसमें, जो 1-2 पार्टनर्स रहते हैं तो इसके वजह से क्या होता है, मल्टीपल पार्टनर्स आ पाते हैं हमारे पास, मल्टीपल ब्रेन्स आते हैं, उनके व्यूज आते हैं और हम अपने बिजनेस को डाइवर्स भी कर सकते हैं, जितना चाहे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि वो एक अकेला इंसान होता है मैनेज कंट्रोल करने के लिए, अकेला इंसान ओनर रहता है तो इतनी सारी चीजें नहीं देख सकता। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वो बहुत आराम, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, जब जैसे ही अगर आप नोटिस करोगे कोई सीए फॉर्म, तो सीए फॉर्म में नॉर्मली ऐसा होता है जैसे परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, ऐसे ऑडिट सेक्शंस अलग होते हैं। तो उससे क्या होता है, आप अपने बिजनेस को जितना एक्सपैंड, जितना डाइवर्सिफाई करना चाहते हो उतना कर पाते हो इजीली। तो इसीलिए पार्टनरशिप का ये 5th वाला बेनिफिट मेरिट है। नाउ 6th वन इज डिसीजन मेकिंग। यस, मैं बोल सकती हूँ कि सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन पार्टनरशिप फर्म में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ज्यादा अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि इधर जो मैनेजेरियल स्किल्स रहते हैं वो बहुत लोग होते हैं, मैनेजेरियल एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जो अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, इसीलिए इधर डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। 7th वन इज एफर्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप। यस, ये एक सोल प्रोप्राइटर का भी बेनिफिट है कि जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फ्रूट मिलेगा। जैसे कि कंपनी में क्या होता है, जो कंपनी को चलाता है वो अलग होते हैं और जो कंपनी में पैसे लगाता है वो अलग होते हैं, तो उधर जो एफर्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। बट पार्टनरशिप फॉर्म या सोल प्रोप्राइटर में मैं बोलूं तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है एफर्ट एंड रिवॉर्ड का। आप मेहनत करोगे, प्रॉफिट हुआ तो आपको डायरेक्टली मिलेगा, आप मेहनत नहीं करोगे, लॉस हुआ
तो आपको ही होगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये सिर्फ ओनर के ऊपर डिपेंड है डायरेक्टली। ओके, नाउ 8th वन इज गुडविल। इधर एक बहुत अच्छी चीज होती है गुडविल। हर एक बिजनेस जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपना गुडविल क्रिएट कर सकते हैं बाय रेपुटेशन। आप 12th में जाओगे तो आप एंट्री भी सीखोगे, गुडविल की एंट्री होती है पार्टनरशिप फर्म में, मतलब रेपुटेशन के हिसाब से अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो आप उससे डिमांड कर सकते हो कि आते आते गुडविल भी लेके आना, क्योंकि आपने इतने साल से काम किया। जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं वो एक नए इंसान को ले रहे हैं और नए इंसान ये बेनिफिट उठा रहा है कि ऑलरेडी उस जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रेपुटेड पार्टनरशिप फर्म है, तो वो रेपुटेड ये पार्टनर ऐड हो रहा है और ये फायदा उठा रहा है उस रेपुटेड पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर बनने के लिए। तो जो पार्टनर्स हैं वो क्या डिमांड कर सकते हैं, गुडविल डिमांड कर सकते हैं। तो इधर जो है मार्केट में गुडविल क्रिएट कर सकते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है, नॉर्मली इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुडविल इन दी बिजनेस। अगर उस पार्टनरशिप फर्म का गुडविल है तो वो डिमांड कर सकते हैं। ओके, नाउ 9th वन इज स्पेशलाइजेशन। सेम जो मैंने आपको डिसीजन मेकिंग में बताया था कि जब बहुत सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं तो अच्छा डिसीजन हो पाता है, अच्छी तरह से हम कोई भी व्यू पॉइंट ले पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, अपने अपने तौर तरीकों से सोचते हैं और अपना व्यू पॉइंट देते हैं, तो डिसीजन जो अल्टीमेट डिसीजन जो निकल के आता है वो अच्छा ही आता है। सेम 9th पॉइंट वही बोल रहा है कि इधर जो है स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है। कोई पार्टनर जो होता है वो अलग स्किल में अच्छा रहता है, जैसे कि फाइनेंस में कोई हो गया, कोई टेक्नोलॉजी में, कोई मार्केटिंग में, तो अपना अपना स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर देते हैं। अभी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट क्या होगा, तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ये है कि गलतियां बहुत कम होती है, उसमें वेस्टेज बहुत कम क्रिएट होता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा है तो वो फास्ट काम कर सकता है, फास्ट रिजल्ट दे सकता है, और मार्केट तो इतना फास्ट चल रहा है, तो ये चीज तो एनी हाउ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज के तारीख में रिक्वायर्ड है कि जो लोग हैं वो स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म अच्छा है जब एक स्पेशलाइजेशन की बात होती है तो। ओके, तो आई होप आपको मेरिट में कुछ डाउट नहीं है, इजी है। नाउ डीमेरिट में आते हैं। तो डीमेरिट का जो पहला डीमेरिट है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि इधर कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आती है अगर आपने ऐसा कोई प्रोविजन इंसर्ट नहीं किया है कि आप अपने पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो आफ्टर इनसैनिटी, डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। तो इधर आप अपने बिजनेस को डाइल्यूट करना पड़ता है, दैट इज डिसॉल्व करना पड़ता है। ओके, नाउ सेकंड वन इज एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। याद होगा आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में ये पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है और जो ट्रेडिंग फर्म होता है उसको जो लीगल लॉ के नजरों में ये दोनों सेम रहते हैं। तो सेम प्रोविजन इधर भी मैं आपको बोलूंगी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना। जो पार्टनर्स होते हैं, जो सारे इंडिविजुअली पार्टनर्स होते हैं, और जो पार्टनरशिप फर्म है मतलब जो बिजनेस है, उन दोनों को लॉ एक मानता है। समझा? जो पार्टनर्स है इंडिविजुअली और जो पार्टनरशिप फर्म है उसको लॉ एक ही मानता है फॉर द लॉ पर्पस। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो उसका इंपैक्ट पार्टनरशिप फर्म पे, पार्टनर्स पे पड़ेगा। कहने का मतलब अगर मैं और इलैबोरेट करूं तो इलैबोरेट में आपको ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का मुझे इलैबोरेशन में देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म डूब जाती है, वो अपने क्रेडिटर का पैसा नहीं चुका पाती है, तो ये क्रेडिटर का पैसा कौन चुकाएगा? पार्टनर्स चुकाएंगे। क्योंकि रीजन क्या है अनलिमिटेड लायबिलिटी का? एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। और एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस क्यों है? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक्चुअली ये दोनों जो डीमेरिट है एक दूसरे से अटैच है, या आप बोल सकते हो ये दोनों जो फीचर्स है एक दूसरे से अटैच है, इसलिए मैं ये दोनों आपको साथ में बता दिया। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज बहुत कॉमन है, डिस्प्यूट्स। देखो, चार दिमाग है, जितना फायदा हो सकता है उतना नुकसान भी हो सकता है। नुकसान कब? अब चार लोग है, चार लोगों में आजकल भाई तो लड़ने से है ना, भाई बहन में झगड़े तो होते ही होते हैं। तो ये तो भाई अलग दुनिया से, मतलब अलग फैमिली से आए, अलग व्यू पॉइंट से आए,
तो इनमें तो लड़ाई झगड़ा ये तो कॉमन सी बात है, जहां पे बर्तन रहते हैं वहां तो बजते ही बजते हैं। तो यही है कि उधर डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट के कारण अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो ये चीज होने चाहिए कि जो पार्टनर्स है वो बहुत समझदार होने चाहिए, विन विन सिचुएशन लेके चलने वाले पार्टनर्स होने चाहिए। अगर नहीं तो वो सब बेकार जाएगा। इससे अच्छा सोल प्रोप्राइटरशिप ही कर लो। एक अकेला दिमाग, चाहे नुकसान हो वही झेलेगा, चाहे प्रॉफिट हो वही झेलेगा, कोई झगड़े की बात भी नहीं होगी, है ना, एक तरह से कह सकते हैं। नाउ फोर्थ वन इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना, आप अपना जो इंटरेस्ट है ना, जो आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ए बी सी ये 3 पार्टनर है और आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:3:1 है। तो जब आपका प्रॉफिट होगा या जो आपका रोल है पार्टनरशिप फॉर्म में, आप वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर सी डी को ये देना चाहे पावर तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल ए एंड बी भी इस चीज को एग्री करे। तो मतलब उनका कंसेंट चाहिए, किनका, अदर पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए इस चीज को लेके, तभी जो सी है वो डी को ट्रांसफर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो आप अगर देख सकते हो तो कोई भी पार्टनर आउटसाइडर को विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर ट्रांसफर नहीं कर सकता। सो इन जनरल देयर इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप फर्म। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, थोड़ा सा अगर मतलब आगे जब सीए फाउंडेशन कोई करना चाहता है, जब हम डिटेल में पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अंदर से चीजें दी जाती है। एक्चुअली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है बट कुछ एक्सेप्शंस के साथ। मतलब जो वो नया जो डी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसे बंदिशें लगा के जो सी है वो डी को पार्टनर बना सकता है। बट इतना डिटेल में हमको जाना नहीं है, सिर्फ जनरल, इसीलिए इन्होंने ऐसे इन जनरल वर्ड ऐड किया है कि अगर आप जनरल सेंस में पढ़ो पार्टनरशिप एक्ट तो कोई भी पार्टनर अपना जो इंटरेस्ट है वो किसी को नहीं दे सकता, बट कुछ एक्सेप्शंस के साथ दे सकता है। बट ये आपके काम का अभी नहीं है, सिर्फ मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। नाउ फिफ्थ वन इज लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो कैसा होता है, जब आप कंपनी फॉर्म करते हो तो कंपनी फॉर्म करने के बाद आप कितने भी शेयर होल्डर को उधर इन्वॉल्व कर सकते हो, अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स आ सकते हैं। बट इधर आप पार्टनर जो है 50 पार्टनर से ज्यादा एक भी पार्टनर को आप ऐड नहीं कर सकते। तो इधर एक लिमिटेशन आ जाता है, एक बैरियर आ जाता है कि आप अपने पार्टनर्स को उधर तक ही लिमिट करना पड़ेगा। नाउ सिक्स्थ वन इज डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। कभी भी जब हम एक नए पार्टनर को ऐड करने के बारे में सोचते हैं तो एक इंफीरियर मतलब एक कॉम्प्लेक्स आता है कि कैसे कोई अपना मतलब हमारे बिजनेस में नया पार्टनर घुसे। हो सकता है ना यार कि हम क्यों उसे ले, उसने वो आज का आया हुआ बंदा हमारे बिजनेस में कुछ भी करेगा, हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है अगर उसने इधर उधर कर दिया तो ये तो भरोसेमंद का नहीं है। तो हमेशा नए पार्टनर को ऐड करने का भी मन करता है और ऐड नहीं करने को भी मन करता है। ऐड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमको और स्किल्स चाहिए, हमको और स्पेशलाइजेशंस चाहिए, बट नहीं इसलिए करने का मन करता है क्योंकि उधर हमको खतरा हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। हमारा जो प्रॉफिट शेयर का जो रेशो है वो बढ़ जाएगा, पहले 3 लोगों में बढ़ता था अब 4 लोगों में बढ़ जाएगा। फिर हम फुल फेथ नहीं रख सकते जो नया पार्टनर आ रहा है। तो ये सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, बट ऐड तो करना ही पड़ेगा आगे बिजनेस चलाने के लिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जब भी पार्टनरशिप फर्म अपना क्रेडिटर्स का पूरा पैसा नहीं पे करने पाते हैं तो पार्टनर्स के जो पर्सनल थिंग्स हैं, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनको बेच के इधर पार्टनरशिप फर्म के लाइबिलिटी को कंप्लीट किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा डीमेरिट है आज की तारीख में, जहां पे इतना ज्यादा रिस्क बिजनेस में है। ठीक है, आज के मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बोलूं। 8th वन इज रिस्क ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। अब ये सबसे पहले इंप्लाइड अथॉरिटी समझना, जब आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स बनते हो तो लॉ आपको कुछ अथॉरिटी देता है उस पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, तो मैं पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे साइनिंग कर सकती हूं, प्रॉपर्टी खरीद सकती हूं, कुछ क्रेडिटर्स को पैसा देने का वादा कर सकती हूं। ये मेरे ऊपर अथॉरिटी आ जाती है जैसे ही मैं एक पार्टनर बनती हूं। बट इस अथॉरिटी के साथ एक रिस्क भी आ जाता है पार्टनरशिप फर्म के लिए कि अगर ये पार्टनर फ्रॉड निकला, तो अगर ये पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कुछ सिग्नेचर्स कर दिए तो हम लूट जाएंगे। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होने चाहिए वो थोड़े से ईमानदार पार्टनर होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो पार्टनरशिप फर्म का बैंड बजा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए उन्होंने बोला है रिस्क ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी, मतलब जो अपने आप अथॉरिटी, इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब जो अपने आप अथॉरिटी आती है पार्टनर्स के पास, उसका रिस्क भी हो सकता है पार्टनरशिप फर्म को। नाउ 9th वन इज लिमिटेड कैपिटल। अभी अगर आपने देखा होगा मेरिट में कैपिटल एक मेरिट था, अभी इधर लिमिटेड कैपिटल डीमेरिट है। सही है, दोनों हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर से कंपेयर करोगे तो ये एक मेरिट है क्योंकि ज्यादा कैपिटल आप कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कंपनी से कंपेयर करोगे तो ये एक डीमेरिट है क्योंकि एज कंपेयर टू कंपनी इतना ज्यादा कैपिटल आप कलेक्ट नहीं कर सकते 2-4 लोगों से या 50 लोगों से। ओके, 10th वन इज प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। हमेशा ये प्रॉब्लम ही रहा है। जैसे ये भी एक मेरिट है, ये भी एक डीमेरिट है। फिर से समझाऊंगी कैसे। मेरिट इसलिए था क्योंकि आपको दुनिया के सामने पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और आप कॉन्फिडेंशियल डाटा अपने तक ही सीमित रख सकते हो। बट ये डीमेरिट है क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है और कभी कभी ये जो इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कोई पार्टनर जो है कॉम्पिटिटर्स थर्ड पार्टी को बेच डाले, है ना। पैसों के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है भाई आज के दिन में। तो कॉम्पिटिटर्स को ये चीजें बेच दिया और हो गया कल्याण। तो ये सब चीजें हैं, तो इसीलिए मैंने आपको डीमेरिट एंड मेरिट साथ साथ में समझा दिया कि आपको उसका ये साइड भी समझ जाए और ये साइड भी समझ जाए क्यों और कैसे। बहुत बच्चे उसी में कंफ्यूज रहते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इतना आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, है ना। यही सारी चीजें हमको सपोर्ट करती है, बाकी और कोई रीजन नहीं रहता आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने के पीछे। सो इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर मिल जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।